आज के चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये कहानी है एक ऐसा फैमिली का जो निकलते हैं समुद्र में एडवेंचर करने, बट समहाउ वो फंस जाते हैं इंडियन ओशन पे, जहाँ उनका सामना होता है समुद्र के लहरों से। और जब ऐसा लगता है कि मौत उनके बहुत पास है, फिर भी वो डरते नहीं है और ये कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। देखो यार, मरने से डर तो अपने को भी नहीं लगता, बट क्या करे यार, कोई साथ देने वाली नहीं है ना, वरना तो यार दुनिया से फिर जाता मैं। खैर, मैं हूँ तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी की ओर। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। इसी बात के साथ करते स्टार्ट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर को। हमारे कहानी का शुरुआत होता है जुलाई 1976 को, जब गॉर्डन कुक, इस स्टोरी का ऑथर और नरेटर दोनों ही, अपने पत्नी मैरी और 2 बच्चे 6 साल का जॉनथन और 7 साल की सुजैन के साथ निकलते एक ऐसे एडवेंचरस सफर पे जो आज से 200 साल पहले जेम्स कुक ने करा था। पूरा इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक आना एंड देन वापस जाना। तो जेम्स कुक से इंस्पिरेशन लेकर गॉर्डन कुक, जो कि एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन था, अपने बीवी मैरी के साथ 16 ईयर्स ब्रिटिश वाटर में अपने सी फेयरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अब ये जर्नी था, ये पूरे ओशन से ही होने वाला था। तो ओशन में अपने जहाज को चलाने के लिए जो स्किल चाहिए होता है ना, उसी को कहते हैं सी फेयरिंग स्किल्स। लाइक कैसा भी वेदर कंडीशन हो, फिर भी अपने बोट को संभाल के रखना, कंपास से ओशन के अंदर पे बोट का डायरेक्शन को देखना, और अगर लहरें बहुत ज्यादा होता है तो अपने बोट को कंट्रोल पर रखने के लिए एंकर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें आता है सी फेयरिंग स्किल्स में। और पूरे 16 ईयर्स इन दोनों पति पत्नी ने अपना ये स्किल्स को इम्प्रूव करा ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बोट बनाया जिसका नाम रखा वेव वॉकर। ऐसा बोट जो समुद्रों के लहरों से चल के जा सकता है। ये बोट 23 मीटर लंबा था और 30 टन भारी था, जो कि बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ड करा गया था। इस बोट को मुश्किल से मुश्किल वेदर कंडीशन में भी टेस्ट करा गया था, ये देखने के लिए कि ये बोट सच में ये सफर को कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ये बिल्कुल खरा उतरता है अपने टेस्ट पे, एक खरोच तक नहीं आता है। एंड देन फाइनली जब सारी चीजें तैयार होता है तो अपना जर्नी का शुरुआत करते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ये सफर पूरा 3 साल का होने वाला था, जिसमें से पहले पार्ट पे वो 1,05,000 किलोमीटर चलते हैं और पहुंचते आके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के केप टाउन पे। ये पहला पार्ट का पूरा जर्नी बहुत ही स्मूथली बीतता है। अभी तक उन्होंने कोई भयानक लहरों का सामना नहीं किया था, कोई आंधी तूफान का सामना नहीं किया था, बट अब आगे आने वाला था इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन का नाम सुन के ना अच्छों का फट जाता है। तो अब आगे इन लोगों का सामना होने वाला था खतरनाक लहरों से, आंधी तूफान से। तो ऐसे मुश्किल भरे सिचुएशन का सामना करने के लिए वो 2 एक्सपर्ट क्रू मेंबर्स को अपने बोट पे लेते हैं। एक था अमेरिकन लैरी विजल और दूसरा स्वीडिश हर्ब सैगलर। अब वो आगे बढ़ते हैं केप टाउन से इंडियन ओशन की ओर, और बस 2 ही दिन होता है और उनका सामना होता है इंडियन ओशन के तेज दर्रार हवाओं से। कुछ हफ्तों तक ऐसे ये हवाएं चलता है, बट गॉर्डन कुक के लिए ये हवाएं परेशानी का रीजन नहीं था। हवाओं के साथ साथ जो आता हुआ बड़े बड़े लहरें थे ना, उससे डर रहा था गॉर्डन कुक। कुछ लहरें तो इतने बड़े थे, 15 मीटर लिटरली जितना उनका बोट का मेस्ट का हाइट था वहां तक। अब यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं और बोट का थोड़ा स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं ताकि जो स्टोरी में कुछ चीजें होगा, इवेंट होगा, हम उन्हें समझ पाएंगे। सो लाइक देखो, इस बोट पे जो सीधा सा डंडा है ना, ये है मेस्ट। अब इस मेस्ट पे कुछ कपड़ा सा कुछ लटकाया जाता है जिससे हवा का डायरेक्शन को कंट्रोल करा जाता है, और इसे कहते हैं स्टॉर्म जिप। फिर बोट का जो राइट साइड होता है ना, उसे कहते हैं स्टार बोर्ड, और जो लेफ्ट साइड होता है उसे कहते हैं पोर्ट साइड, और जहां से बोट को कंट्रोल करा जाता है उसे कहते हैं डेक। हाँ, ये वो वाला नहीं है, हाँ मतलब काम तो एक ही है, कंट्रोल ही करते हैं, बट ये अलग है। और ये एंकर। जब भी बोट हवा और लहरों की वजह से हिलने लगता है ना, तो उसे कंट्रोल पे रखने के लिए इस एंकर को गिरा दिया जाता है बोट से, और बोट कंट्रोल पे रहता है। तो यही बेसिक चीज था। अब तुम समझ गए कि लहरें बहुत ऊंचे थे, 15 मीटर जितना कि इस बोट का मेस्ट का हाइट था उतना तक। अब सोचो, अगर ऐसे ऊंचा लहरें आने लगेंगे तो ये बोट तो डूब ही जाएगा ना। बट फिर भी इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी ये बोट केप टाउन से 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। देन आता है न्यू ईयर, और हम सब सोचते हैं कि नया साल हम लोग के लिए अच्छा ही होगा, बट उनके लिए ऐसा नहीं था। मौसम बद से बदतर होते जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनका सामना हो रहा था बड़े बड़े लहरों से, हवाओं से, तूफानों से। फिर आता 2 जनवरी, साल का दूसरा ही दिन था, और लहरें पहले से भी और ज्यादा बड़े बड़े आ रहे थे, और वो 8 नॉट के स्पीड से इन लहरों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बट थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद गॉर्डन कुक को ये समझ आता है कि अब और आगे हम लहरों का सामना नहीं कर सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, हमें लहरों के साथ ही चलना पड़ेगा। तो उनके बोट का जो छोटा सा स्टॉर्म जिप था ना, उसे वो उतार देते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टॉर्म जिप का काम क्या है, लहरों का सामना करने पे मदद करता ही है। बट लहरें जब इतने तेज होना तो उसे सामना नहीं करा जाता, उनके साथ बहना होता है। तो स्टॉर्म जिप को उतार देते हैं एंड अपने जहाज में जो भी चीजें है ना, उन्हें टाइट से बांध देते हैं ताकि लहरें अगर आए भी तो उससे ज्यादा डैमेज ना हो। और साथ ही साथ उन्हें पता था कि आगे कुछ भी हो सकता है, तो सेफ्टी मेजर्स के लिए अपने बदन पे एक लाइफ लाइन बांधते हैं, यानी कि रस्सी जो बोट से उनके बदन तक कनेक्टेड रहेगा कि उड़ भी गए तो वापस वो शिप पे आ सके। साथ ही साथ लाइफ जैकेट पहनते हैं एंड लाइफ राफ्ट को भी तैयार करते हैं। ये एक छोटा सा जहाज होता है, अगर बड़े शिप को कुछ हो गया तो लोग इस पे बैठकर एटलीस्ट सर्वाइव करके कई नियर बाई आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। अब डरावना साउंड कर रहा है, राइट, बड़े बड़े लहरें तूफानों से सामना कर रहे हो, जितना हो सकता था उतना सेफ्टी मेजर्स उन्होंने लिया था। अब देन आगे शाम का 6 बजता है, पूरा समुद्र सन्नाटे से भर जाता है। ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े तूफान आने से पहले का जो शांति है ना, सन्नाटा है ना, वो था। एग्जैक्टली वही होता है। थोड़ी देर में उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत ही बड़ा क्लाउड उनकी ओर आ रहा है। देन
जब वो क्लोज आता है तो देखते हैं ये कोई क्लाउड नहीं है, एक बहुत बड़ा सा वेव है। वो लहर बोट से आके टकराता है और बोट पूरी तरीके से पलट जाता है और बोट के सारी चीजें तहस महस हो जाता है। गॉर्डन कुक शिप के व्हील से टकरा जाता है एंड सीधा बोट से बाहर गिरता है। एंड देन इसके बाद वो गहरे समुद्र में बस डूब रहा होता है, डूब रहा होता है और डूब रहा होता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसका मौत अब बहुत करीब है उसके, और इसी के साथ साथ उसे एक सुकून का भी एहसास हो रहा होता है। शायद उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट भी कर लिया था। देन सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो पानी से बाहर निकलता है एंड देखता है कि बोट पूरी तरीके से पलट चुका है। बट थोड़ी देर में और एक लहर आता है जो कि बोट को फिर सीधा कर देता है। उसके बाद बोट के साथ जो लगा हुआ रस्सी भाई के बदन में बंधा हुआ था, यानी कि लाइफ लाइन, उसे पकड़ते पकड़ते वो बोट की ओर जाने की कोशिश करता है। बट लहरें इतने तेज थे ना, उसे इधर से उधर फेंक रहा था, जिससे उसके बदन के पुर्जे पुर्जे अलग अलग हो जा रहा है, ऐसा फील होता है। बट समहाउ वो स्ट्रगल करते हुए बोट पे चढ़ता है। वो सीधा डेक पे आता है और बोट के व्हील को संभालता है ताकि आगे आने वाले लहरों से वो बोट को बचा सके। उसे ऐसा फील होता है कि उसका लेफ्ट रिब टूट चुका है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है और दांत भी टूट चुका होता है। इतने इंजरीज के बाद भी वो बोट को चला रहा था। उसे फील होता है कि बोट पलट चुका था तो बोट के साथ अंदर तक भी पानी आ चुका है। फिर बोट के अंदर से मैरी बाहर निकलती है और गॉर्डन कुक को कहती है कि बोट के अंदर अंदर तक पानी भर चुका है और अगर ऐसा ही रहता है तो बोट बहुत ही जल्दी डूब जाएगा। तो वो मैरी को कहती है कि तुम बोट का व्हील को संभालो, मैं अंदर जाके कंडीशन देखता हूँ। वो नीचे पहुंचता है और देखता है लैरी और हर्ब्स पंपिंग करते हुए पानी को बोट से बाहर निकाल रहा है। बोट में जब ऐसे पानी भर जाता है ना तो पंपिंग मोटर होता है जिससे पंप कर करके बोट से पानी को निकाला जाता है, और वो दोनों यही कर रहे थे। फिर गॉर्डन कुक देखता है कि बोट का जो स्टारबोर्ड होता है, यानी कि राइट साइड होता है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और पूरे बोट में सारी चीजें तैर रहे हैं, बच्चों के खिलौने, खाना पीना जो भी है। फिर उसे अपने बच्चों के बारे में याद आता है तो वो दौड़ते हुए कैबिन पे जाता है और अपने बच्चों से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। उसकी लड़की कहती है पापा मेरा सर थोड़ा दुख रहा है। बट हमारे भाई के पास अब इतना टाइम नहीं था कि बच्चों का दुख रहा सुने, तो वो सीधा कैबिन से 3 चीजें लेता है, एक हैमर, स्क्रू ड्राइवर और वाटरप्रूफ कैनवस को लिया और रिपेयर करने लग गया बोट का स्टारबोर्ड साइड को। तो जो बड़ा सा लहर आया था ना, उसने इस स्टारबोर्ड साइड को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था और बड़ा सा होल बन चुका था यहाँ पे, और अगर इस होल को बंद नहीं करा जाता ना तो ये बोट बहुत ही जल्द डूब जाता। तो भाई हमारा उस स्टारबोर्ड साइड को पूरी तरीके से ठीक करने लग गया। तो हमारे भाई ने जैसे तैसे करके उस स्टार बोर्ड के होल को बंद किया। उसने जो भी चीजें लाया था, वाटरप्रूफ कैनवस, हैमर और स्क्रू ड्राइवर से, जिसके बाद बोट के अंदर पे पानी आना बंद हो चुका था। बट जो पानी था उसे बाहर निकालना था। बट अब उनके सामने एक नया प्रॉब्लम आता है। जिस हैंडपंप से वो पानी निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा घुस गया था, अब वो काम नहीं कर रहा था। और एक इलेक्ट्रिक पंप था, वो भी शॉर्ट सर्किट होकर काम नहीं कर रहा था। फिर हमारे भाई को याद आता है कि डेक पे 2 और हैंडपंप्स है, तो वो ऊपर जाता है डेक पे, जहां जाके उसे पता चलता है कि वो दोनों हैंडपंप्स टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रहा था उनके सामने। फिर उसे याद आता है कि उनके पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी है, जिसे लाके जब वो एक पाइप से कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो समहाउ वो स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो सब मिलकर पूरे रात बोट के अंदर से जितने भी पानी था उसे निकाल रहा होता है, और साथ ही साथ गॉर्डन कुक मदद के लिए मेडे कॉल्स करता है। अब देखो ये एक तरीके से सिग्नल होता है, जब तुम इमरजेंसी में होते हो, फंस जाते हो, तो जो आसपास में कोई भी अगर होगा तो उसे मदद के लिए बुलाते हो, ऐसे मेडे कॉल करके। बट आगे से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। अब ये देख के गॉर्डन कुक को समझ आता है कि शायद वो ओशन के कहीं बीचों पीछे यहाँ उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है, उन्हें खुद ही सर्वाइव करना होगा। जस्ट इमेजिन अगर ऐसे किसी सिचुएशन में मैं फंस जाता तो क्या होता। अरे यार मैं तो खुद सिंगल हूँ, मेरे ख्वाब अरमान सब अधूरे रह जाते, मैं सिंगल ही मर जाता। नहीं यार मुझे सिंगल नहीं मरना। अब खैर स्टोरी पे वापस आता है। जब गॉर्डन कुक अपने बेटी को देखती है तो उसके फोरहेड पे स्वेलिंग होता है, उसके आंखें काले पड़ जाते हैं और हाथ पे भी एक कट होता है। और ये सब देख के जब गॉर्डन कुक बेटी को पूछती है कि तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं, तो उसकी बेटी का रिप्लाई ये आता है, पापा मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, आप इतना कुछ तो कर रहे हो हम सबको बचाने के लिए। मतलब तुम मुझे ये बताओ ये लड़कियां इतनी जल्दी मेच्योर क्यों हो जाती है। एक हमें देखो यार, आधी जिंदगी बिता दी है, मेच्योरिटी का नाम निशान नहीं है। और ये छोटी सी बच्ची को देख लो, इतनी मेच्योर है यार। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, सारी लड़कियां ऐसी ही है, समय से पहले मेच्योरिटी आ जाता है इनके अंदर। आई डोंट नो हाउ। खैर अब आता है जनवरी 3 का सुबह। कंडीशन कुछ ऐसा था कि वो 2-2 घंटे का शिफ्ट करके बोट के नीचे से पानी को निकाल रहे थे। बट अभी भी ना प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था। हाँ उन्होंने वाटर लेवल को कंट्रोल कर लिया था, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बोट का सबसे नीचे वाला हिस्सा बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। जगह जगह पे छेद है और वहां से पानी निकल रहा है, और वो ऐसे कंडीशन में भी नहीं था कि इसे रिपेयर कर सके। वो जो बड़ा सा लहर था उसके टकराए 15 घंटा बीत चुका था, और इन 15 घंटों से वो जिंदा तो थे, बट अब वेव वॉकर यानी कि उनका शिप इस कंडीशन पे नहीं था कि वो और आगे उन्हें अपने लोकेशन ऑस्ट्रेलिया तक लेके जा सके। तो उनके पास अब एक ही उपाय था कि आसपास कोई आइलैंड ढूंढा जाए और वहां से मदद बुलाया जाए। तो गॉर्डन कुक ने मैप देखा और उसे पता चलता है कि जिस लोकेशन में अभी वो है उससे 100 किलोमीटर ईस्ट पे 2 आइलैंड है। इनमें से एक आइलैंड था जिसका नाम था एम्स्टर्डम। अब ये आइलैंड उन लोगों का आखिरी उम्मीद था। अगर वो लोग ये आइलैंड नहीं ढूंढ पाते तो बोट का कंडीशन कुछ ऐसा था कि वो बहुत ही जल्द डूब जाने वाला था। बट देखो इतना आसान नहीं था ये चीजें, पूरे इंडियन ओशन के बीचों बीच थे वो, और उन्हें अब पता करना था कि इतने बड़े ओशन पे ये दोनों आइलैंड कहाँ है एग्जैक्टली। वेदर कंडीशन समय के साथ और खराब होते जा रहा था। समुद्र के बड़े बड़े लहरें बोट के साथ टकरा रहा था और बोट को और
डैमेज कर रहा था और तूफानी हवाएं समुद्र की वो तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। और ऐसे वेदर कंडीशन पे जहाँ तूफानी हवाएं थे, बड़े बड़े लहरें थे और इन सब के बीच उन्हें एक आइलैंड ढूंढना था जो कि कहीं से भी एक सिंपल टास्क नहीं था। ऊपर से जो बोट का सेकेंडरी इंजन है वो भी खराब हो जाता है। देखो बोट के अंदर में ना प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन होता है, तो इनका सेकेंडरी इंजन था ना वो काम नहीं कर रहा था, तो अब सिर्फ प्राइमरी इंजन से वो इन लहरों का आसानी से सामना नहीं कर सकते थे। मतलब उनका कंडीशन बहुत ही खराब था। और फिर आता है जनवरी 4। पिछले 36 आवर्स से वो अपने आप को बचाने का जितना कोशिश हो सकते थे कर रहे थे। बोट के अंदर भी जितना पानी घुसा था उसे ऑलमोस्ट उन्होंने निकाल दिया था, बस कुछ सेंटीमीटर पानी बाकी था। अब ध्यान ये देना था उनको कि बोट के अंदर पे और पानी का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि वेदर का कंडीशन और बोट का कंडीशन दोनों ही बहुत खराब था, तो वो आसानी से बोट का मेस्ट को लगाकर आगे नहीं बढ़ सकते थे। ऑलरेडी वेव के साथ टकराने की वजह से वो मेस्ट बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। अब अगर आगे और डैमेज होता है तो वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, बिना मेस्ट का शिप आगे चलता ही नहीं है। बट उन्हें आइलैंड ढूंढना था, तो वो रिस्क लेते और मेस्ट पे स्टॉर्म जिप को लगाते और आगे करने का कोशिश करते हैं। और पूरे 2 दिन बाद वो अपना पहला मील लेते हैं। मैरी को कुछ बिस्किट्स और कॉर्न बीफ मिलता है जिसे सब मिलके खाते हैं। बट ये खुशी ज्यादा देर चलता नहीं है। 4 बजे के आसपास काले बादल फिर से मंडराने लगते हैं और बस कुछ ही घंटे में हवाएं इतने तेज हो जाते हैं, 40 नॉट के स्पीड से विंड बहता है और बड़े बड़े लहरें बोट से टकरा रहा था। कुल मिला के बात यह था कि वो रात बहुत भयानक था, वेदर कंडीशन बहुत ही खराब हो रहा था। और फिर आता है 5 जनवरी। सुबह होते होते तक उन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद उनका कोई उम्मीद बचा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही वेदर कंडीशन रहता है तो वो कहीं नहीं निकल पाएंगे, इसी समुद्र में डूब के मर जाएंगे। उस बोट में बैठे सभी लोगों को अंदर से ये लग रहा था कि शायद उनका आखिरी समय आ चुका है। बट फिर भी गॉर्डन कुक अपने बच्चों को कंफर्ट देने चले गए थे। बाप तो बाप होता है ना, और कहता है कि तुम लोग डरना मत, कुछ नहीं होगा। बट उसका बेटा कहता है क्या पापा हम मरने वाले हैं क्या? गॉर्डन कुक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी उसका बेटा कहता है वो आइकॉनिक लाइन कि पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब उसके बच्चे के मुंह से ये बात निकलने के बाद भाई हमारा इमोशनल भी होता है और उसके मन पे एक उम्मीद भी जागता है कि अगर मेरा बेटा उम्मीद नहीं हारा है तो मैं क्यों उम्मीद हारूं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मुझे अपने फैमिली को कैसे भी प्रोटेक्ट करना ही होगा, वेदर चाहे कितना भी खराब हो। वो अपने बच्चों को छोड़कर कैबिन से बाहर निकलता है और अब प्लानिंग करना शुरू करता है। उसे ये पता था कि बोट का जो स्टार बोट साइड है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, बट अगर हमें आगे बढ़ना है इस साइड को हमें बचाना होगा। और इसे बचाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, हम एक एंकर बना सकते हैं जिससे कि बोट स्टेबल रहेगा। मैंने तो पहले बताया था कि एंकर का क्या काम होता है। उसे जब हम नीचे गिरा देते हैं तो वो बोट को कंट्रोल पे रखता है। जो समुद्र के लहरें है ना वो बोट को हिला देता है, बट ये एंकर बोट को स्टेबल करता है। बट यहाँ में भी देखो उनके पास दिक्कत ये है कि एंकर ही नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं 2 बड़े बड़े बैरल्स लेते हैं जिसे रस्सी की मदद से बांधते हैं और यूज करते हैं एज ए एंकर। बोट के नीचे गिराते हैं राइट साइड पे, वही स्टार बोट साइड जिसे वेव ने बुरी तरीके से डैमेज करा हुआ था, इस उम्मीद से कि ये जुगाड़ू एंकर आने वाले वेव से बोट के उस वीक साइड को डैमेज होने से रोकेगा और बोट को स्टेबल रखेगा। फिर आता है शाम का समय, सूरज ढल रहा होता है और गॉर्डन कुक और मैरी एक आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ बैठते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपने डेथ को, अब बस इंतजार था कि कब सब चीजें खत्म हो जाए। बट यार देखो जब तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है कि तुम स्ट्रगल जरूर करोगे बट आखिर में तुम्हें तुम्हारी मंजिल में ले जाएगी, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है गॉर्डन कुक के साथ। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली उनका वेव वॉकर यानी कि उनका बोट उन्हें उस तूफान और आंधी वाली सिचुएशन से बाहर निकाल के लाता है। 6 जनवरी को मौसम भी अच्छा होता है, थोड़ा तूफानी हवाएं और वो काले बादल अब थम चुका था। और ये सब देखे गॉर्डन कुक सीधा जाता है और सेक्सटेंट में जाके कैलकुलेशन करने लगता है। तुम जो सोच रहे हो वो ये नहीं है, ये कैलकुलेशन करने वाला चीज है यार, वो सब करने वाला नहीं। ये कुछ ऐसा दिखता है जिसे मेजर करा जाता है कि विंड का स्पीड कितना होता है, विंड का डायरेक्शन को देखा जाता है और जो ओशन करंट है, लहरों से जो बहता हुआ करंट है वो कितने स्पीड से बह रहा है उसे देखा जाता है। तो गॉर्डन कुक ढेर सारा कैलकुलेशन करते हैं सेक्सटेंट के साथ, आई डोंट नो अगर अजीब साउंड कर रहा है तो। और उनके कैलकुलेशन के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें 1,50,000 किलोमीटर का इतने बड़े ओशन में ढूंढना है बस 65 किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड। बहुत आसान है राइट? नहीं है आसान, ये तो ऐसा ही है जैसे मैं कर रहा हूँ। आज के इस जनरेशन में भी हिनाता जैसे लड़की ढूंढ रहा हूँ यार, इम्पॉसिबल चीज है। बट हाँ सर्च इज ऑन, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, क्या पता मिल भी गई हो, बता नहीं रहा हूँ तुम लोगों को। स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत मुश्किल था ये इतने बड़े ओशन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना, बट हाँ कोशिश जारी था। अब जब वो सोच ही रहा था हिनाटा के बारे में, तो मैं सोच रहा था गॉर्डन कुक कैलकुलेशन कर रहा था कि कैसे आइलैंड ढूंढा जाए। तभी उसकी बेटी सुजैन उसके पास आती है और एक प्यारा सा कार्ड देती है। उसमें फोटोग्राफ था गॉर्डन कुक का और उसके पत्नी का, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक छोटी सी बच्ची क्यूटी प्यूटी सा ड्राइंग बनाती है ना, वैसा ही कुछ। और एक मैसेज था बहुत ही प्यारा सा, वो मैसेज कुछ इस तरीके से था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस इज द कार्ड टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब ये मैसेज देख के गॉर्डन कुक बहुत ही इमोशनल हो जाता है। मतलब तुम देख रहे हो गॉर्डन कुक के दोनों ही बच्चे काफी बहादुर है, अपने पापा को कितना मोटिवेट कर रहे हैं। इनके जगह अगर मैं होता ना तो यही कहता कि पापा ये कहाँ फंसा दिया आपने, बड़ी जवानी पे मरना पड़ेगा बेसी खाली अकेले समुद्र में। अपने बाप को मोटिवेट करना तो दूर की बात है, सुना अलग देता। बट गॉर्डन कुक के बच्चे ऐसे नहीं थे, वो अपने बाप को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और गॉर्डन कुक मोटिवेट होता भी है और अब ढूंढने लगता है उस आइलैंड को। उनका जो मेन कंपास था ना वो खराब हो चुका था, तो जो उनके पास एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वाला था जो कि ठीक से डायरेक्शन भी बता नहीं रहा था। उसी की मदद से वो आइलैंड का पोजीशन को ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ी देर रफ कैलकुलेशन करता है और डेक पे ऊपर आता है और लैरी को कहता है कि भाई लैरी, तू बोट के स्टीयरिंग व्हील को 185 डिग्री मोड़ दे। अगर हमारा किस्मत अच्छा रहता है तो हम शाम के 5 बजे तक अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, जिस आइलैंड को हम ढूंढ रहे थे वहां तक पहुंच जाएंगे। बट लैरी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था। बट गॉर्डन कुक शिप का कैप्टन था और कैप्टन की बात को मना नहीं किया जाता, तो लैरी वही करता है जो गॉर्डन कुक कहता है, व्हील को बोट के 185 डिग्री मोड़ देता है। और अब सबके सब ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 5 बजे तक हमें वो आइलैंड मिल जाए जिसका हमें तलाश है। और फिर गॉर्डन कुक अपने कैबिन पे आता है और थोड़ा सैड होते हुए दिल पे हाथ रख के सो जाता है। और पता नहीं कैसे इतने मुश्किल वाले सिचुएशन के बीच भी उसे नींद आ जाता है। एंड देन होता है जादू। शाम का 6 बजता है, अंधेरा हो जाता है और उठते हुए सोचता है कि शाम का 6 बज चुका है, शायद हमने वो आइलैंड मिस कर दिया जो हम ढूंढ रहे थे। और तभी उसका बेटा जोनाथन उसके पास आके कहता है कि पापा, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? उसकी बगल में उसकी बेटी सुजैन भी खड़ी थी जो ये चीजें देख रही थी। गॉर्डन कुक कहता है कि हक अभी क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो उसका बेटा कहता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट कैप्टन। बट गॉर्डन कुक कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बाहर जाके देखना है कि सिचुएशन क्या है, अब बाद में हक कर लेंगे। तभी उसकी बेटी कहती है कि पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको हक कर लेना चाहिए क्योंकि जो आइलैंड हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है। और ये सुनते गॉर्डन कुक चिल्लाते हुए कहता है क्या, और वो दौड़ के डेक पे जाता है और वो देखता है कि उसके सामने था वो आइलैंड जिसे वो ढूंढ रहे थे, एम्स्टर्डम आइलैंड, वो आखिरी उम्मीद जो उसे और उसके परिवार को बचा सकता था। फाइनली उन्होंने वो आइलैंड ढूंढ लिया था। ये नजारा उन सब के लिए जो बोट पे बैठे हुए थे किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने इतने बड़े समुद्र पे फाइनली ये आइलैंड ढूंढ लिया था। ये आइलैंड पूरी तरीके से वोल्केनिक रॉक से बना हुआ था, ज्यादा वेजिटेशन नहीं था, बट उनके लिए काफी था क्योंकि ये आइलैंड अब उनका जिंदगी बचाने वाला था। गॉर्डन कुक डिसाइड करता है कि आज वो उतरेंगे नहीं बोट से, वो एंकर को नमा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज का रात हम बोट पे बिताएंगे और कल बोट से उतरेंगे। और इसी बात के साथ रात खत्म होता है और अगले सुबह वो लोग देखते हैं कि उस आइलैंड के जो लोकल लोग थे ना, ऑलमोस्ट 28 लोग आते और उनका मदद करते हैं। और जैसे गॉर्डन कुक अपना पहला पैर उस आइलैंड की जमीन पे रखता है, वो सबसे पहले याद करता है लैरी और हर्ब्स को, जिन्होंने इतने मुश्किल सिचुएशन में भी आखिरी दम तक उनका साथ दिया। फिर गॉर्डन कुक सोचता है अपने पत्नी के बारे में, जिसने उसके कदम से कदम मिला के चला। सिचुएशन चाहे कैसा भी था, उसके पत्नी ने बोट को भी संभाला और अपने पति को भी संभाला। और आखिर में वो याद करता है अपने 2 बहादुर बच्चों को, 7 साल की बेटी सुजैन जिसके सर पे इतना चोट लग चुका था, फिर भी वो बताती नहीं है। उसके सर पे जो चोट लगने की वजह से स्वेलिंग हुआ था, उसे ठीक करने के लिए उसे 6 माइनर सर्जरीज करना पड़ा और जो जमा हुआ खून था सर से उसे निकालना पड़ा और वो ठीक हो गई। और आखिर में वो सोचता है अपने बेटे जोनाथन के बारे में जो मरने से बिल्कुल नहीं डर रहा था। तो यही होता है हमारे कहानी का अंत। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। कोई भी सवाल जवाब करना होगा तो आ जाना पूछने। और अगर मैं बहुत ज्यादा पसंद आ जा रहा हूँ तो ये हमारा द सिबलिंग्स यूट्यूब चैनल एनिमेटेड कंटेंट बनाते हैं यहाँ पे, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल।